हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल। और अभी तक हमने देखा था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में हमने शुरू कर दिया था। और इंटरनल सिक्योरिटी में हमने देखा इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या थी कि इट्स एन होलिस्टिक टर्म दैट इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राई, मतलब आपकी टेरिटरी, रिसोर्सेज, असेट्स और इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स। ऐसा करके हमने इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन को देखा था। आर्टिकल 355 को आपको मेंशन करना है, MHA को आपको मेंशन करना है। इसके साथ में हमने कीवर्ड देखे, फिर चैलेंजेस देखे इंटरनल सिक्योरिटी को, फिर हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को क्रॉस करने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स देखे, देन हमने कुछ सॉल्यूशन देखे। इसके अलावा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमने कवर किया और टेररिज्म को हमने कवर किया। टेररिज्म के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के टेररिज्म भी देखे कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, कुछ परपिचुएटेड बाय स्टेट इटसेल्फ, जिसके अंदर स्टेट खुद ही, स्टेट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दैट यू कैन से द टेररिज्म। और नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि ISIS, अलकायदा, देन कुछ राइट को फुलफिल करने के लिए रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एंड एथनिक मीन्स को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज़ योर नार्को टेररिज्म, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को, राइट। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। जब पेपर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म लिखना होगा तो यही टेररिज्म लिखनी है। एक है कश्मीर मिलिटेंसी, सेकंड हिंटरलैंड टेररिज्म, थर्ड नक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड द फोर्थ वन इज योर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, राइट। चलो देखते हैं। हमने कल कश्मीर के बारे में देखा था कि कश्मीर के बारे में लेके जो है ना क्या राय थी, क्या उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, किस तरह से UN के अंदर मैटर गया, UN के बाद पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही थी। पहले वॉर करे, फिर जब उसमें पास नहीं हुए तो इन्होंने प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया, फिर उसके अंदर से भी नहीं आए तो इन्होंने इंडिया बेस्ड स्ट्रेटजी, मतलब ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इसके तहत अपना काम शुरू किया। पोस्ट बुरहान वानी के बाद एक जो है ना तगड़ी जो बात करें वेव जो उभर कर आई, क्योंकि ये यंग था, एजुकेटेड था, सोशल मीडिया से लोगों को हायर किया करता था और एक साइकिल सी कन्वर्ट हो गई थी। ये पता है क्या, इतना जब कोई टेररिस्ट वहाँ पे मरता है तो उसकी बहुत बड़ी एक मतलब कहते हैं बहुत लार्ज स्केल के ऊपर शव यात्रा निकालते हैं। रीज़न इज़ दिस कि ये लोगों को ना ऐसा दिखाना चाहते हैं कि सी दिस पर्सन इज़ बिन किल्ड बाय इंडियन आर्मी या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सो they are there to do the atrocities on you and now it's on you. Do you want to keep quiet or do you want to rebel back? तो ये लोगों के अंदर ये बातें दी जाती हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो जिस इंसान के अंदर कुछ नहीं होता ना, जिसका कुछ गलत भी नहीं हुआ होता, या मतलब जिसको रियल में पता ही नहीं है कि ये एक सारा का सारा षड्यंत्र है, ठीक है, तो वो क्या है, इन चीज़ों के चक्कर में आकर फिर से दोबारा हथियार उठा लेते हैं। एंड व्हेन दे पिक अप द गन, देन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कट बोल रखा है, आपके पास कितना भी तगड़ा डिसेंट हो, किसी भी बात के ऊपर हो, यू कैन डू द प्रोटेस्ट, यू कैन डू द मैसिव मास लेवल प्रोटेस्ट, यू कैन मेक अ कंप्लेंट्स, यू कैन मेक एनीथिंग। आप कंप्लेंट करो, है ना, प्रोटेस्ट करो, धरना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू विल पिक अप द गन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ अगर आप हथियार उठाएंगे तो उसका जवाब सिर्फ सिंपल क्लियर कट एक ही मिलेगा, यू विल बी डिक्लेयर्ड डेड वेरी सून, ठीक है। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आती, वो गन पिक करते हैं एंड अगेन उनका सेम हश्र होता है, देन सेम फिर से वही यात्रा और फिर उसके अंदर फिर से वही नारे और फिर से कोई जवान बच्चा जो है वो हथियार अपने हाथ में उठाता है, ठीक है। और ये हथियार का क्या है, यहाँ पे ना एक कीवर्ड भी आता है, ट्रिगर हैप्पी कल्चर, ट्रिगर हैप्पी कल्चर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना कि कई लोग हैं ना अपने स्टेटस के ऊपर गन्स वगैरह के साथ लगाते हैं और मतलब अपने आप को ऐसा पता नहीं क्या आजकल जो है ना ट्रेंड चला हुआ है। जब फ्रीडम स्ट्रगल था, जब बहुत पहले का एज थी या कुछ समय पहले भी, तो उस समय पे सक्सेसफुल लोगों को एक आइडियल के तौर पे देखा जाया करता। अब गन को लेके लोग हैप्पी फील करते हैं। जब गन पे ट्रिगर पे उंगली लगती है ना और जब वो धाएं धाएं करके गोलियां बरसाता है, देन उसके दिमाग में जो चलाने वाला है, मैक्सिमम लोग 70 to 80% ऐसे होते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता कि वाई दे आर फायरिंग दिस, राइट। बट उनको खुशी महसूस होती है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, मैं किसी की जान ले सकता हूँ। वो जान की वैल्यू नहीं समझ रहा, जान लेने के ऊपर वो बहुत खुश है। सो दिस इज़ द ट्रिगर हैप्पी कल्चर, यू कैन फ्रिक्वेंटली यूज़ दैट इन योर आंसर्स, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी क्या है। देखो, जो ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी आपकी यूनिवर्सल रहने वाली है,
यूनिवर्सल मतलब आपका चाहे नक्सलिज्म से डील हो, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से डील हो, या आपका मेन जो है ना हिंटरलैंड टेररिज्म से डील हो, या ओवरऑल टेररिज्म से डील हो, उनकी हेडिंग यही रहेंगी। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आप डाल सकते हैं, बट अगर आप एक यही चीज़ भी लिख के आ जाएंगे ना तो भी इट वुड मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ये सफिशिएंट रहेगी। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। वैसे तो मैं आपको एक एक करके ही बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, बट हेडिंग इनकी सेम रहेंगी। ये आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म के अंदर कि आपको हेडिंग याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक ही हेडिंग पूरी इंटरनल सिक्योरिटी में चलेगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे काउंटर इंसर्जेंसी, सबसे पहले हमें हमारे काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस को तैयार करना होगा। मतलब इंसर्जेंसी माने अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो डिस्टर्बेंस से काउंटर करने के लिए हमारे पास फोर्सेस तैयार होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए इंटेलिजेंस, राइट। वी नीड इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस हम अलग अलग जगह से जो है वो गैदर करेंगे। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई कि भाई कोई पैसा पाकिस्तान से इंडिया में भेजा जा रहा है, या फिर कनाडा से इंडिया के अंदर आ रहा है, या फिर इंडिया से श्रीलंका के अंदर जा रहा है, ऐसे राउंड ऑफ हो रहा है। तो जो इस तरह करके है ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो वाली रिपोर्ट, ठीक है। और इसी तरह आपका मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कुछ पता चला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कुछ पता चला है, तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपना सारा डेटा नेट ग्रिड के पास भेजेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तो एक बार भी इसका जिक्र नहीं है, प्लस इट्स अ वेरी 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 पावरफुल, राइट। पता चलेगा आपको कैसे है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल। 2 एजेंसीज़, ठीक है, नाम आपने मीडिया में सिर्फ सीबीआई और ईडी का सुना होगा, लेकिन ये तो सिर्फ मुखौटा है, पीछे पावर कुछ और ही चल रही है। नेट ग्रिड, इसका फुल फॉर्म कैसे निकलती है? नेशनल ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। अब मान लो ये आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे नेट ग्रिड के अंदर। ये लो जी, नेट ग्रिड के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये जो नेट ग्रिड है ना, ये सिर्फ डिपार्टमेंट से ही नहीं, सोशल मीडिया से भी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी जो आप जितना भी सिक्योरिटी लगा के चल लो अपने फ़ोन के अंदर, अपनी डेटा के अंदर, अपनी ईमेल आईडी, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, सबका एक्सेस है नेट ग्रिड के पास, सबका A to Z, ठीक है, हर चीज़ का एक्सेस है नेट ग्रिड के पास। नेट ग्रिड आपके हर मैसेज को एक्सेस कर सकती है। आपका गेम खेल रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, IP एड्रेस चेंज कर लो, एनीथिंग, हर चीज़ का एक्सेस नेट ग्रिड के पास है। नेट ग्रिड, अब प्रॉब्लम ये आ जाती है ना नेट ग्रिड के सामने। अब सोचो कि अगर आपके एक्सेस है तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। भाई राइट टू प्राइवेसी जो है नेशनल सिक्योरिटी के आगे नहीं टिकती, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी इज़ फार 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 अबव द पब्लिक ऑर्डर। भी जो है ना आपका नेशनल जो है पर्सनल प्राइवेसी से ऊपर चला जाता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपकी पर्सनल प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब सोचो कि ये तो आपके जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर जो हेलो, सोना, सो जाओ, रोलो, है ना, मत रो, मैं हूँ, और ऐसा करेंगे, मतलब जितने भी आपकी जो बातें हैं अच्छी बुरी, वो सभी बातें नेट ग्रिड के थ्रू होके जाती हैं। नेट ग्रिड को पता रहता है, ठीक। बट अब आप सोचो कि क्या ऑफिसर का वहाँ पे यही काम है कि बैठ के आपके मैसेजेस को पढ़ेगा कि हाँ आज इसने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात की, कि हाँ आज इसने है ना किसको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, या किसको स्टॉक कर रही है ये लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो ऐसा नहीं कर सकते। उसका काम क्या है? नेशनल लेवल के थ्रेट को एज्यूम करना। तो यहाँ पे बहुत हाईली अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो नेशनल लेवल के अंदर जो थ्रेट हैं उन चीज़ों को जो है ना एनालाइज करते हैं। अभी इसे बिग डेटा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये बड़े ऐसे जो है ना छिपे हुए मैसेजेस होते हैं, ठीक है, या जो कोड वर्ड्स के अंदर होते हैं, उन्हें डिसाइफर करते हैं, या फिर उसे आइडेंटिफाई करके उसे सेंड करते हैं कि भाई ये देखो ये पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है। फिर वहाँ पे जो अदर ऑफिसर्स हैं, जो टीम है, दे डिसाइफर दैट मैसेज कि क्या इसका रेलेवेंस है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। इफ़ यस देन दे सेंड इट टू द 11 सिक्योरिटी एजेंसीज। अलग अलग तरह की हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पास ये सेंड किया जाता है, ठीक है। 11 सिक्योरिटी एजेंसीज कौन सी हैं? जैसे रॉ हो गई आपकी, जैसे आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई। तो यहाँ से एक रफ़ आइडिया मिलता है, और फिर इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है 11 सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में। फिर वो 11 आपको पता है ना, IB के मान लो अगर आप IB में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा फला टारगेट के ऊपर नज़र रखनी है। कैसे पता इस टारगेट के ऊपर नज़र रखनी है? बिकॉज ऑफ दिस,
उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको कैच करनी है। अब वो आईबी वाले जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, रॉ वाले जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, मिलिट्री है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और पुलिस है तो लोकल पुलिस अपने हिसाब से जो है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। तो यहाँ से हर जगह से अब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन छांट के भेजी गई है, दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैक के पास आती है, मल्टी एजेंसी सेंटर, मैक मल्टी एजेंसी सेंटर। नाम क्या है? मल्टी एजेंसी। एजेंसी मतलब बहुत सारी एजेंसीज़ यहाँ पे आती हैं, चाहे फिर वो आपकी ईडी हो गई, चाहे आपका मतलब सीबीआई हो गई, ठीक है, आपका एटीएस, मतलब जितनी भी आपकी जो है ना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, सब आते हैं। और यहाँ पे सेंटर के साथ में स्टेट भी आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर तो नाम है ना, रियल में तो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो बोल रहे हैं कि भाई एमपी के अंदर कोई ब्लास्ट होने वाला है, ठीक, तो एमपी स्टेट को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो अब एमपी के अंदर ब्लास्ट होगा तो वहाँ पे जाने वाली जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से जाएगी? वो आपकी कहीं ना कहीं से तो जाएगी ना। मतलब अगर कोई मटेरियल चाहिए होगा वो आपका मेन लैंड के थ्रू आएगा, या फिर आपका जो है ना आसमान के थ्रू आएगा, या कहाँ से आएगा, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ बीन नीडेड, ठीक। और वो इन्फॉर्मेशन पास आउट भी करनी होती है, क्योंकि रियल में एक्ट कौन करेगा? स्टेट करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे स्टेट को भी, स्टेट और सेंटर सब आके यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि भाई ये लो, हमारे पास अब बन गया फुल प्रूफ प्लान, हमारे पास ये है कि अब हमें एक्ट करना है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब मल्टी एजेंसी सेंटर के बाद ये जो है ना प्रपोर्शन दिया जाना चाहिए एनसीटीसी को, नेशनल काउंटर टेररिज्म, एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेरर फोर्स, ऐसा करके कुछ इसका नाम है, ठीक है, ऐसा करके इसका कुछ नाम है। मैं और आपको बताता हूँ, आ गया याद, नेशनल काउंटर टेरर सेंटर, ठीक है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी चाहिए थी, बट ये मैक के बाद जो इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, ये इन्फॉर्मेशन एनसीटीसी के पास नहीं आती, ये एटीएस के पास जाती है, एंटी टेरर स्क्वाड। ये एटीएस हर स्टेट का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है। रियल में ये बात चल रही है कि एनसीटीसी इंडिया को बनाना चाहिए, मतलब रीज़न ये है क्योंकि हर एटीएस के काम करने का तरीका अलग होता है ना। यूपी पुलिस का अलग एटीएस स्क्वाड होता है, आपका एमपी पुलिस का अलग होगा, दिल्ली पुलिस का अलग होगा, तमिलनाडु पुलिस का अलग होगा, असम पुलिस का अलग होगा। सो इन सभी पुलिस के जो एटीएस हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस मतलब होता है आपका एंटी टेरर स्क्वाड, ठीक है। तो ये इन सब का काम करने का तरीका अलग होता है। अब प्रॉब्लम और आगे बढ़ती है। अब आगे कैसे बढ़ती है? अगर एनसीटीसी बना देंगे तो ये हो जाएगा कि अब जो है ना एंटी टेरर स्क्वाड किसकी है? पुलिस की, ठीक है। पुलिस के अंदर कौन आता है जी? डीजीपी। डीजीपी इज़ द हेड। अगर एनसीटीसी बन गया तो डीजीपी की परमिशन के बिना एनसीटीसी उनके स्टेट के अंदर एंट्री कर जाएगी, और ये चीज़ मंजूर नहीं है स्टेट को कि आप हमारे फेडरलिज्म के जो है ना कंसेप्ट को एकदम छिन्न भिन्न कर रहे हो, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के आप कहीं के नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप कहीं भी अपनी एनसीटीसी फोर्स को भेज दोगे और वो एंड दे विल डू देयर मिशंस। बट अगर वो हमारे स्टेट में काम हो रहा है तो हमारी पुलिस निकम्मी थोड़ी ना है, हमारी पुलिस भी आपके लोगों से बेहतर है। सो हमारे एंटी टेरर स्क्वाड भी अच्छे हैं, तो हमारे एंटी टेरर स्क्वाड को ये दो। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये आता है कि हर एक स्क्वाड के काम करने का तरीका अलग है। इस वजह से उनको कई बार जो है ना मतलब प्रूव करने में दिक्कत हो जाती है, और इसी वजह से एनसीटीसी की एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होगा, एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग होगी, एक यूनिफॉर्म माइंडसेट होगा, एंड दे विल एक्ट स्विफ्ट एंड फास्ट, राइट। तो ये एनसीटीसी बनाने के पीछे उद्देश्य था। अभी तक बनी नहीं है एनसीटीसी। चलिए फिर अगर मान लो एटीएस तक ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं जाती और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, मान लो टेररिस्ट जो हैं वो कहीं पे घुसे हुए हैं, तो कौन आता है फिर लाइमलाइट के अंदर? मतलब सॉरी, नॉट इन द लाइमलाइट, इन द एक्शन लाइट, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। दे केम इनटू द पिक्चर। वो आते हैं एंड वो अपना काम एंजॉय करते हैं और टेररिस्ट को मारना जो इनका फेवरेट हॉबी आती है, ठीक है। तो एनएसजी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपको एनएसजी कभी भी बाहर के ऑपरेशंस करती हुई नहीं दिखेगी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था ना, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है आपको कभी भी एनएसजी परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। वाई? क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से डील करने के लिए बने हैं, नॉट फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसके अंदर आर्मी के लोग होते हैं, इसके अंदर सीआरपीएफ के लोग होते हैं, इसके अंदर सीआईएसएफ के लोग होते हैं, इसके अंदर पुलिस के लोग होते हैं, हर जगह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। बट दे वोंट गो आउटसाइड इंडिया,
ठीक है। एनएसजी बाहर जाके मतलब बाहर के काम तब तक नहीं करेगी जब तक एकदम फुल फ्लैज ऑर्डर नहीं मिलेगा। रीज़न इज़ दिस, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, देयर ट्रेनिंग इज़ इन द काउंटर टेरर ऑपरेशन प्लस एंटी हाईजैकिंग। अगर हाईजैक कर रखा है प्लेन को, ट्रेन को, बस को, कार को, तो वहाँ पे ये काम करते हैं। सेकंड काम क्या कौन सा आता है इनका, ये जो है ना आपके इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब इन द सेंस मैं बोलूँ ये बिल्डिंग्स के अंदर माहिर है, ठीक है। अगर आप पैरा एसएफ के कमांडो को बोलोगे, पैरा एसएफ आप लोगों ने सुना होगा उरी मूवी के बाद, स्पेशल फोर्सेस, तो रियल में आपको एक बात बताऊँ, पैरा एसएफ देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मार्कोस इंडिया की डेडलीस्ट फोर्स है मार्कोस, मरीन नेवी, ठीक है। सो अगर आप मार्कोस को भी भेजोगे ना कि गो एंड डू योर जॉब इन दी बिल्डिंग्स, देन दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट रेदर देन योर एनएसजी, ठीक है। एनएसजी आपकी मार्को से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? इनकी ट्रेनिंग हुई ही आपकी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, क्लोज्ड एनक्लोजर के बीच में इनको जो है ना काम करने की ट्रेनिंग मिली होती है, राइट। सो इस वजह से एनएसजी आती है। बट एनएसजी को क्या बोलते हैं? एनएसजी एक पोस्टमार्टम की तरह है कि यहाँ पे टेररिस्ट आ चुके हैं, अब हमला करना है। एटीएस उन टेररिस्टों को हमला करने से पहले ही ठोक सकती है, ठीक है। और जब एनएसजी अपना काम करके जा चुकी है, देन एनआईए आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है, सबूत इकट्ठा करती है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चलाती है, सज़ा दिलवाती है, राइट। तो ये हमारी पूरी जो है काउंटर टेरर फोर्स का हमने आपको पूरा ब्यौरा दिया। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे इस तरह से है। एनआईए एक्ट 2008 के अंदर, रिसेंटली एनआईए एक्ट को जो है 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। अब एनआईए इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी। एनआईए ये आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है आज के समय में। अब लोग बोलेंगे सर हाउ इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी, हमने तो सीबीआई के बारे में सुना है, ठीक है। एनआईए व्हेन एवर द पिक द केसेस, एनआईए के अंदर 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। पता है वो अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट ये था, दे कैन डिक्लेयर अ इंडिविजुअल टेररिस्ट। किसी इंडिविजुअल को ये जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम है? ये है जो पहले सोचो कि पहले अगर किसी को टेररिस्ट साबित करना होता था ना, तो उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करना कंपलसरी था कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उसके बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैंड है तब इस पर्सन को, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करके तब इस पर्सन के ऊपर काउंटर टेरर एक्टिविटीज़ की जा सकती थी। बट नाउ आफ्टर द 2019 दे कैन डिक्लेयर इंडिविजुअल टेररिस्ट। अगर किसी पर्सन ने कुछ हरकत की, ठीक है, चाहे वो किसी टेररिस्ट संस्था से वास्ता रखता हो नहीं रखता, उसके घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा कि दिस पर्सन इज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंडिविजुअल टेररिस्ट एंड सो व्हेन एवर वी विल सी हिम ही कैन नॉट सी अस, ठीक है। जॉन सीना की तरह आएगा, यू कैन सी मी, ऐसा करके बोलेंगे कि जनाब हम तो आपको देख लेंगे लेकिन आप हमें नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड, पहले क्या होता था, मान लो आपकी एनआईए है, ठीक है, एनआईए को पता चला एक फलां जो एमपी है वो सपोर्ट कर रहा है किसी को, एमपी छोड़ो एमएलए, कोई भी पर्सन जो है वो किसी टेरर पर्सन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इसकी ये इन्होंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लो, ठीक है। अब एनआईए बोलेगा चलो इनकी प्रॉपर्टी सीज़ करते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी स्टेट के अंदर है, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी स्टेट सीज़ करने से पहले इन्हें स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेनी पड़ती, ठीक है, कि हम इस एक्टिविटी के लिए आए हैं जी, हमें डीजीपी आप अनुमति दो। डीजीपी अनुमति देता तो फिर जाके इसकी प्रॉपर्टी को सीज़ करते, जो कि 100% ऐसा था कि डीजीपी अनुमति दे ही देता, ठीक। पर इसके बीच में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, अगर मान लो ये फाइल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो टाइम जाएगा, और इस टाइम के अंदर दिस पर्सन कैन एस्केप, ठीक है। या फिर आपका एमपी एमएलए कोई भी छोटा मोटा मतलब कुछ भी हो, दे कैन एस्केप, या फिर आम पर्सन भी दे कैन एस्केप, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एनआईए को 2019 में पावर दी गई कि दे कैन डायरेक्टली सीज द प्रॉपर्टी विदाउट द डीजीपी। अब इन्हें डीजीपी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचो, एक ऐसी संस्था जो स्टेट पुलिस के दायरे में आके काम नहीं करती, ठीक है, एक ऐसी संस्था जो स्टेट पुलिस के दायरे में आके काम नहीं करती और जिसकी किया हुआ एक एक काम की वैलिडिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी छाती पे रख के घूमती है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नेटग्रिड इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ सम ऑफ यू विल बिकम द आईपीएस, एंड देखो नेटग्रिड के अंदर डायरेक्टली एंट्री आपको मिलेगी नहीं। नेटग्रिड का कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा कि नेटग्रिड का नोटिफिकेशन आ गया, चलो भाई फॉर्म भरते हैं, ऑफिसर बनते ना। इसके अंदर
जाने की सबसे पहले प्रीरिक्विजिट होती है कि आप एक हायर लेवल के ऑफिसर हों, एक पर्टिकुलर मतलब आप डीआईजी लेवल के जब ऑफिसर बन चुके होंगे, इसके बाद जो है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह आपके सारे रिकॉर्ड को देख के आपकी पुष्टि करेगी कि ये पर्सन कैसा है, हनी ट्रैप में फंसेगा नहीं फंसेगा, देश प्रिय है कि नहीं है, ठीक है, पैसा लेता है, घूस खाता है नहीं खाता, उसके बाद आपको नेट ग्रिड में भेजा जाएगा। एंड ऑन दैट सीट, ऑन दैट नेट ग्रिड, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यू हैव टू वायलेट द प्राइवेसी, पर आप अपने खुद के मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं जो आपने कभी नादानी में बचपन में किए होंगे, राइट, बट यू कांट डिलीट देम, ठीक है, ऑफकोर्स नेशनल सिक्योरिटी इज़ देयर। तो ये नेट ग्रिड का खेल होता है। इंटेलिजेंस में नेट ग्रिड टॉप में है और एक्शन के मोड मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर एनआईए, सीबीआई से भी ऊपर रहती है एनआईए, राइट। सीबीआई को भी स्टेट की परमिशन लेके एंट्री मारनी पड़ती है कई जगह पे, बट यहाँ पे इनको स्टेट की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। देन मैक की स्थापना की गई भाई 2001 के अंदर, नेट ग्रिड की 2009 के अंदर, ठीक है। और नए एनएसजी के हेडक्वार्टर्स खोले गए। पहले सिर्फ एनएसजी का एक ही हेडक्वार्टर होता था, मानेसर, ठीक है, पहले सिर्फ एक ही जगह पे हेडक्वार्टर होता था, मानेसर, हरियाणा के अंदर है ये, ठीक है, अभी भी है ये, मानेसर के अंदर होती थी। लेकिन जब आपका 26/11 का हमला हुआ मुंबई के में, उसके बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि जो है ना 4 अलग अलग जगहों पर और हेडक्वार्टर खोले जाने चाहिए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, यहाँ पर जो है ना 4 एनएसजी के सेंटर्स और बनाए गए। और एनसीटीसी अभी तक, नेशनल काउंटर टेरर सेंटर, इट नॉट बीन क्रिएटेड येट, राइट। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड इज योर लीगल मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा किया, मजबूत किया, इंटेलिजेंस के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, हर तरीके से हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। शुरू से लेके इन्फॉर्मेशन टैप करने से लेके उनको सजा दिलाने तक हमने पूरा मैकेनिज्म देखा। अब हम देखते हैं लीगल मैकेनिज्म, अर्थात अब उनके ऊपर सेक्शंस और एक्ट कौन कौन से लगेंगे। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर ये एक्ट आया था। इसके बाद इसको अमेंड करके और पावर प्रदान की गई है 2019 के अंदर। देन टाडा और पोटा, नाम आपने सुने होंगे, ये बहुत ही दोनों ड्रैकोनियन एक्ट थे और इनके अंदर 3% से भी कम कन्विक्शन रेट था। और ये ऐसे थे कि मतलब स्टेट पुलिस को हद से ज़्यादा पावर दी गई थी। अगर 100 लोगों को उठाया जाता ना टाडा पोटा के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ 3% लोगों को ही कन्विक्ट कर पाते थे, बाकी सब फेक माने जाते थे, ठीक है। सो ये टाडा पोटा बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट थे, तो टाडा पोटा को एबोलिश किया गया कोर्ट के द्वारा। देन यूएपीए को पावर प्रोवाइड की जाने लगी। इसके बाद एनआईए और स्पेशल कोर्ट, आपको पता है एनआईए एक्ट के तहत एनआईए का गठन किया गया और एक स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया कि नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर जो आपके एंटी टेरर जो केसेस हैं, जो टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हैं, वो आपकी स्पेशल कोर्ट के अंदर चलेंगे, ठीक है। और ये स्पेशल कोर्ट मतलब देखो दोनों तरह की हो सकती है। कायदे से तो स्पेशल कोर्ट स्पेशल ही होनी चाहिए कि एक अलग से जगह के ऊपर, बट इसको ना जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स हैं, नॉर्मल कोर्ट्स के ही अंदर स्पेशल सेशन रख दिए जाते हैं, ठीक है। कि स्पेशल सेशंस मतलब कि आज के दिन जो है इनकी कार्रवाई चलेगी, तो वहीं पे सेम जज होते हैं, दे डू देयर वर्क, और कई बार डिफरेंट जजेस भी होते हैं, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है तो कहीं पे भी स्पेशल कोर्ट लग जाती है, तो ऐसा होता है। देन थर्ड इज़ द डेवलपमेंटल एंगल। हम टेररिज्म को तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम डेवलपमेंट ना करें। आप यहाँ पे एक अच्छा सा कोट है, उसको भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट इज़ द एंटीडोट ऑफ टेररिज्म, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो, डेवलपमेंट is the antidote of terrorism / extremism, ठीक है। टेररिज्म हुआ, एक्सट्रीमिज्म हुआ, इन सभी का एक एंटीडोट है जिसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट, राइट। तो हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। अभी हम कश्मीर से रिलेटेड जो है ना उस पोर्शन को देख रहे थे टेररिज्म को, तो वहाँ पे हमने कुछ स्कीम्स लगाई हैं। जब आप नक्सलाइट रिलेटेड प्रॉब्लम लिखेंगे या माओइज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखेंगे, तब आप वहाँ पे उनकी स्कीम्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम JNK से रिलेटेड स्कीम को देख रहे हैं, उम्मीद, हिमायत, उड़ान, मैत्री, वतन को जानो प्रोग्राम बाय MHA। यहाँ पे जो है जो मिलिटेंसी हिट चाइल्ड्स हैं उनको पूरे जो कंट्री है उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दिखाया जाता है। उनको ऐसा दिखाते हैं ना कि JNK से ही पैसा उठा के सारा देश चल रहा है, तो उनको दिखाते हैं भाई गरीबी भी हर जगह है, समृद्धता भी हर जगह है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट भी मिल रहा है। यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, राइट। इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ठीक। जितना सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, लाइफ उतनी सुहानी होती है नहीं। देन सुपर 30 प्रोग्राम जो इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया है, जिसके अंदर नीट और IIT के एग्ज़ाम्स की कोचिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
डेवलपमेंटल एंगल, इसे आप आराम से पढ़ लेना, देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन। देन गवर्नेंस एंगल, जब तक आप गवर्नेंस अच्छी नहीं करोगे तब तक लोगों के अंदर ऐसे फील रहेगी कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमें बात करनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स विद मस्ट, यहाँ पे ऑल स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट है? देखो, एक टेक्निक होती है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। इसके बाद मतलब जो आपका ये है ना, जो पोर्शन चल रहा है, इसके बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंज आने वाला है, राइट। अब धीरे धीरे देखना, अभी आएगा आपकी पर्सनालिटी में चेंज। ये काम कैसे करता है? सपोज सेपरेटिस्ट है, ठीक है, सेपरेटिस्ट मतलब वो ये चाहते हैं कि जे.एंड.के आज़ाद हो, जे.एंड.के इंडिया के चंगुल में ना हो। अब यहाँ पे एक तरफ तो है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है इंडिया, ठीक है। सपोज इंडिया बोलता है, हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, लेट्स टॉक बाय द फर्स्ट ऑप्शन। सपोज इंडिया बोलता है हम भारत से आज़ाद करने वाले जो खेमा है उसके साथ बात ही नहीं करेंगे, हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है, वी वॉन्ट टॉक विद सेपरेटिस्ट, ठीक है। तो अब ये सेपरेटिस्ट किसके साथ बात करेंगे? पाकिस्तान के साथ। इनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? पाकिस्तान से। इनको मैन पावर कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान से। अटैक कहाँ पे करेंगे? ये इंडिया में, राइट। प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब इसकी जगह एक सेकंड ट्रिक हम यूज़ करते हैं। सेकंड ट्रिक क्या? इंडिया बोला हम बात करते हैं, इंडिया को पता है हमने इनकी बातें नहीं माननी। इनमें से दो तरह के लोग होंगे। पहला, जो सत्ता के भूखे होंगे, ठीक है, उनको भारत सरकार क्या बोलेगी? हम आपको कोई पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, आपके ऊपर से जो है रेस्ट्रिक्शंस हम ईज़ करते हैं, आपके अकाउंट को आसान करते हैं, आपके बच्चों के लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, XYZ लोभ लालच जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे होंगे जो पिघल जाएंगे, राइट, दे विल मेल्ट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मान जाएंगे। मेल्ट हो गए तो यहीं पे जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो अदर जो कैंडिडेट हैं, जो अदर जो लोग हैं, उनको ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ी बकवास इंसान है, तो वे इन लोगों से लड़ने लगेंगे। सो नाउ देयर इज़ अ डिवीज़न अमंग द सेपरेटिस्ट, ठीक है। अब जो मेल्ट वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि इनको बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक इनके साथ हैं, बाहर निकले तो जाएंगे। तो ये इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे कि अब नेक्स्ट अटैक यहाँ की प्लानिंग है, नेक्स्ट यहाँ की प्लानिंग है, रहेंगे इनके साथ। या फिर अगर इंडिया के पास में ज़्यादा प्रोपोर्शन ऐसा हो जाता है तो सेपरेटिस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहता है? कंप्लीट, मतलब अब सब कुछ हमारे हक में रह गया। अब पाकिस्तान इनके साथ डील नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें बात करनी पड़ेगी। टॉक इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। इसी वजह से तो बोलते कोई भी प्रॉब्लम हो, लेट्स टॉक, बातें करो। जब तक बात नहीं करोगे तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं होंगी, राइट। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। प्लस सिर्फ इनके साथ नहीं, ये तो मैंने एक्सट्रीम बताया, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो। जब इलेक्शंस हो, लोगों को बताओ कि यू हैव द राइट टू चूज़ द लीडर यू वांट, ठीक है। तो अपने उस लीडर को पिक करो, उसे इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फिल करने के लिए कहो, वो इलेक्शन फाइट करेगा, कंटेस्ट करेगा, वोटिंग होगी, एंड यू ऑल विल गेट व्हाट यू आर डिमांडिंग फॉर, राइट। देन परसेप्शन मैनेजमेंट, लोगों का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि भारत सरकार लूट रही है, या फिर देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप में से जो मेनलैंड इंडिया वाले हैं, ये मैं कई बार अपनी क्लासेस के अंदर भी बोलता हूँ, जो मेनलैंड इंडिया है ऐसा नहीं है वहाँ पे सब कुछ सुख समृद्धि है। वहाँ पर भी आप लोगों का कोई ये काम बताओ जो आप तहसील में या जो है ना ब्लॉक में करवाने गए हों और आपका काम तुरंत से हो गया। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम, आपको कम से कम 2 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। बड़ा काम है तो आपको 4, 5, 6 चक्कर, वरना फिर मतलब करप्शन तो है ही, ठीक। तो आपको ऐसा काम करना पड़ता है। इस वजह से क्या है, जब यही काम आपका जे.एंड.के के अंदर होता है, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, राइट। यहाँ पे हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार तो बोलती है करप्शन मत करो, लेकिन ह्यूमन बोलता है ना मैं तो करप्शन करूँगा। तो हम ह्यूमन की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन सरकार पूरी जिम्मेदारी थोड़ी ना लेगी उन लोगों की। तो यहाँ पे जब कोई पर्सन गलती करता है तो उसकी गलती को जो टेररिस्ट हैं या जो अलगाववादी हैं वो ऐसे दिखाते हैं, देखो तुम इस पर्टिकुलर रिलीजन से हो या तुम इस एरिया से हो तो तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, राइट। तो ऐसा प्रॉब्लम उनको फिर रियल में लगता है कि यार हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ना वो इस वजह से है क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, या इस वजह से है कि क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही में उन्हें बचपन से कुछ सिखाया जाता है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन की, मतलब कि बचपन से है ना उनके दिमाग में कुछ ना कुछ भरी जाती हैं चीज़ें। देन स्ट्रेटेजिक डी रेडिकलाइजेशन, मतलब कि धीरे धीरे करके उनके दिमाग से स्टेप बाय स्टेप के अंदर उनके दिमाग से उन सारी चीज़ों को निकालना। देन सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप सरेंडर करते हैं
तो हम आपको जान से नहीं मारेंगे, आपके ऊपर से जितने भी अगर वायलेंस के केसेस नहीं हैं, छोटे मोटे सिविल केस हैं, तो हम उसे उठा लेंगे, प्लस आपको स्किल डेवलपमेंट देंगे, और स्किल डेवलपमेंट देंगे प्लस में आपको एजुकेशन देंगे, प्लस में कुछ पैसे भी प्रोवाइड करवाएंगे, लोन की जो है ना वो भी आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है, सो यू वुड लीव दिस पाथ ऑफ वायलेंस, राइट। सो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, देन डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, दे मस्ट बी विद एवरीवन, राइट। डायलॉग एंड नेगोशिएशन किन किन के साथ में, ये मैं आपको बताता हूँ। टू द टॉप कार्डर, टॉप कार्डर के साथ, अब टॉप कार्डर मतलब मान रहे टेररिस्ट हैं, इनके टॉप बंदे के साथ डायलॉग एंड नेगोशिएशंस होती रहनी चाहिए, ताकि उनके माइंडसेट का पता चलता रहे कि व्हाट दे आर बीइंग गोइंग टू डू। ठीक है, डायरेक्टली ऑन हैमरिंग, सोचो आप यहाँ पर हो, ठीक है, पुलिस के अंदर हो, आपको पता ही नहीं है सामने वाले की बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम कर रही है, एंड यू आर बीइंग मतलब आप अंधेरे में भाग रहे हो इधर उधर अपनी पूरी फोर्स को लेके। ठीक है, आप सिर्फ मौत के पीछे भाग रहे हो और कुछ नहीं है। बट इफ़ यू विल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे आपको क्या होगा, उनके मोड ऑफ एक्शन का पता चलेगा, मोडस ऑपरेंडी का पता चलेगा, यू विल एक्ट ऑन दैट, यू विल एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट ऑन दैट, राइट, एंड यू विल यील्ड द फ्रूट्स ऑफ आउट ऑफ दैट, राइट। सो इनके साथ भी नेगोशिएशंस होनी चाहिए, प्लस पब्लिक के साथ भी नेगोशिएशंस होनी चाहिए, प्लस जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में डायलॉग एंड नेगोशिएशंस होनी चाहिए। अदर मिनिस्ट्रीज मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सब के बीच में भी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। और इसी के साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी रहना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म बाहर से भी आ सकता है, हथियार भी बाहर से आते हैं, फेक करेंसी भी बाहर से आती है, इंडिया के अंदर भी बन सकती हैं, बट इंटरनेशनल जो है ना कोऑपरेशन इज़ मस्ट। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो जब होगा ना जब टेररिज्म के ऊपर डेफिनेशन ही बन पाएगी, टेररिज्म के ऊपर डेफिनेशन ही नहीं बनाई गई है अभी तक। हमने पढ़ा है CCIT, CCIT आपका है, देखता हूँ इसका CCIT, राइट। तो CCIT का मतलब ठीक ही लगाया था मैंने, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1998 के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, इंडिया ने CCIT के अंदर डेफिनेशन दी थी टेररिज्म की। ठीक है, इंडिया ने डेफिनेशन प्रोवाइड की टेररिज्म की, बट इस टेररिज्म के डेफिनेशन को कोई मान ही नहीं रहा। 1998 के अंदर इंडिया ने दी थी, अभी तक किसी ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, देखते हैं। अगर हम बोलें, अगर डेफिनेशन में ऐसा है कि भाई अगर आप बाहर की किसी कंट्री में जाके अटैक करते हो दैन इट वुड बी काउंटेड एज अ एक्ट ऑफ टेरर, तो USA करता है तो USA टेररिस्ट घोषित हो जाएगा, प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी इस चीज़ को नहीं मान रहे। सेकंड, जो आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ऐसा बोलते हैं, वो वायलेंस करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर अगर आप वायलेंस कर रहे हो, तो बोलते हैं ये हमारा ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट मतलब कि अगर मान लो हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है और हम उसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाते हैं, और अगर हम उसके अंदर थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज भी होता है, तो इट्स आवर ह्यूमन राइट। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, सिर्फ पिटते रहेंगे, अहिंसा में रहेंगे, तो क्या होगा। सो इस तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने भी इस डेफिनेशन को मना कर दिया। थर्ड आपका है मिडल ईस्ट मतलब कि आपका जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ओमान है, ये बोलते हैं कि हमारा जो है ना, हम अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे रिलीजन में ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग अस टू टेक अप द आर्म्स और टू डिफेंड आवर सेल्व्स, इसका मतलब कि हम हमारे रिलीजियस फ्रीडम को काउंटर कर, मतलब हमारे रिलीजियस फ्रीडम को जी नहीं रहे हैं। सो दैट मीन्स दे ऑल्सो डिनाइड दिस। तो इस वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो इंडिया की डेफिनेशन के साथ एग्री नहीं करता, और इस वजह से पूरे वर्ल्ड की आज तक डेफिनेशन नहीं बनी है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, जैसे USA का एक और कंसेप्ट है गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। ऐसा बोलता है कि गुड तालिबान जो USA के साथ बात करता है, बैड तालिबान जो USA के साथ बात नहीं करता। इंडिया बोलता है देयर इज़ नो गुड और बैड तालिबान, तालिबान इज़ तालिबान एंड तालिबान इज़ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट एन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोई गुड बैड नहीं होता, सारे बैड तालिबान है, राइट। बट USA अपने हिसाब से चीज़ों को बदलता है। ठीक, तो इस वजह से बोलते हैं गुड तालिबान एंड बैड तालिबान वाला कंसेप्ट इट्स रॉन्ग, इट्स एथिकली मॉरली रॉन्ग। देन जो डिफरेंट टेरर ग्रुप्स हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है। पहला, ये क्राइम करते हैं। क्राइम मतलब कि जैसे कि किसी को किडनैप कर लिया, ठीक है, पैसा मांग लिया, किसी से फिरौती मांग ली, ठीक है, कहीं से हफ्ता वसूली कर लिया, ये सारे आपके क्राइम हो गए। सेकंड इज़ ज़कात इज़ अ अमाउंट, ठीक है, मनी जी, ये समझ लो जो जैसे चैरिटी होती है ना, जैसे आपके चैरिटी होती है,
हिंदुइज़्म के अंदर। सेम ऐसे ज़कात जो है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चैरिटी और अ टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है। और यह ना कई बार वेबसाइट्स के ऊपर डाल देते हैं कि इस काम के लिए हमें पैसा चाहिए और यू वुड प्रोवाइड अस द मनी, और पूरे वर्ल्ड से इस वेबसाइट के ऊपर पैसा फंड किया जाता है। ठीक है, जिस दिन इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई, दे विल मेक अ वेबसाइट और वहाँ पे खूब सारा पैसा इकट्ठा करके दे विल गायब। ठीक है कि भाई हम बेरोजगार है, हमको पैसा चाहिए था, हमने ले लिया। ठीक है, हमें नहीं पता था इससे भी पैसा आता है। देन मोनोपोली ओवर द रिसोर्सेज, मोनोपोली ओवर द रिसोर्सेज जैसे आपका तालिबान। अब कोई एरिया कैप्चर कर लिया, उस एरिया के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, ऑल दैट रिसोर्सेज विल केम अंडर द अथॉरिटी ऑफ दैट ग्रुप, जो टेरर ग्रुप इसको कंट्रोल करता है। यहाँ से पेट्रोल है तो पेट्रोल जो बिकेगा उससे पैसा किसको मिलेगा, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से अगर जो है ना एल्युमिनियम, कोयला, लोहा, चांदी, सोना, तांबा जो भी जा रहा है उस सब का पैसा किसको मिलेगा, इस टेरर ग्रुप को मिलेगा। सो दैट्स हाउ दे अर्न द मनी। इसके अलावा जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, जैसे कि आपका लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तो इनको कौन स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान। तो इसी तरह कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको अदर कंट्री स्पॉन्सर करती हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ISIS हो गया। ठीक है, ISIS अपना जैसे ग्रुप रिसोर्स हैं, ऐसे करके ज़कात के थ्रू लूट मार करके, प्लंडरिंग करके दे आर गेटिंग द मनी। ठीक है, पैसा चाहिए, बिना पैसे के काम कैसे होगा। सोचो इन सब के पास हथियार होते हैं, हथियार पैसे से आते हैं, पैसा ख़त्म, हथियार ख़त्म, टेररिस्ट ख़त्म। फैक्ट, देर आर सम फैक्ट विच यू कैन ऑफन यूज़। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय द टेररिस्ट एक्शंस। टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं जो टेरर एक्टिविटी से ग्रसित हैं। ग्लोबल टेररिज्म एक्ट इंडेक्स 2019 बोलती है कि $33 बिलियन का लॉस हुआ है पूरी ग्लोबल इकॉनमी को ड्यू टू टेररिज्म इन 2018। इसको आप बढ़ा के 2022 करके और यहाँ पे 50 बिलियन भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, 40 बिलियन लिख देना, 45 बिलियन लिख देना, पर आपको एक रफ आइडिया है, बिलियंस के अंदर है और डबल डिजिट के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कुछ भी समझना आए, इतनी सारी चीज़ें याद ना आए, क्या जैसे सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा था, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस को टाइट करें, देन लीगल मैकेनिज्म अच्छा करें, डेवलपमेंट करें, गवर्नेंस अच्छी करें, लोगों का नज़रिया बदले, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन, डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें। इसके अलावा हम इनकी फंडिंग को रोक सकते हैं। एंड अगर आपको ये भी समझना है तो सिक्योरिटी को याद रखना, और ये सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं। ठीक है, जैसे कि S फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करो, इन्हें अच्छे अच्छे हथियार दो, इक्विपमेंट दो। ठीक है, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हमने देखा था ना अभी कि जो है ना डेवलपमेंट करो, वहाँ पे डेवलपमेंटल एंगल, तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। और मॉनिटरिंग सेल बनाओ हवाला के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अंडर वॉइसिंग टेररिज्म, मतलब जो पैसा इधर का उधर जाता है ना, 2 नंबर का पैसा, उसको कैच करने के लिए 1 नंबर के पैसे को प्रमोट करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करो, और जो ब्लैक मनी वगैरह है उसको ट्रेस करने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाओ, मतलब इस पैसे को कर्ब करो, इस पैसे को बढ़ाओ। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेशन और जॉइंट ऑपरेशन होने चाहिए, पुलिस के बीच में, पैरामिलिट्री के बीच में, आर्मी के बीच में, इंडिया और पाकिस्तानी फोर्सेस प्लस में जो अदर कंट्री हो। अगर आप बांग्लादेश के साथ में इशू डिस्कस करें तो लिखिए बांग्लादेश गार्ड्स, नेपाल के साथ लिख रहे हैं तो नेपाली फोर्सेस, और आप भूटान के साथ लिख रहे हैं तो भूटान की फोर्सेस। देन यूज़ द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। व्हाट इज़ दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? एक तरफ तो कैरेट मतलब कि आप डेवलपमेंट दिखाओ उनको, ठीक है, कि ये डेवलपमेंट है, दिखाओ मतलब बातें नहीं, ग्राउंड पे करके दिखाओ। दूसरी तरफ पीस नेगोशिएशंस, ऐसा ही तो ब्रिटिशर्स हमारे साथ करते थे ना, हम बात करेंगे पीस नेगोशिएशंस, इसके साथ में आप डंडे का भय भी दिखाओ कि या तो पीस नेगोशिएशंस में हमारे साथ आओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अपना फ़ायदा उठाओ, या फिर मार खाओ। तो सबको लगेगा यार पीस डेवलपमेंट अच्छी बात है ना। तो यूज़ ऑफ प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब जितना है उसके इक्विवेलेंट ही, अगर ज़्यादा दंगा कर रहे हैं ज़्यादा फोर्स मारो, कम दंगा कर रहे हैं कम फोर्स लगाओ। सो दिस इज़ द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देन यू मीन्स अपग्रेड द सर्विलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे जो सर्विलेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विलांस माने कि अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एंट्री मार लगा रहा है, बाहर जा रहा है, कोई आइटम इधर से इधर आ रहा है, तो वो उसे बोलते हैं सर्विलांस, नज़र रखना, नज़रबंदी। और इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। आर फॉर रीजनल इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। रीजनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, देश के उन लोगों को भी लगना चाहिए कि दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट द पार्ट ऑफ कश्मीर। राइट, हम कश्मीर के सेंस में बात कर रहे हैं। तो जो माओइज़्म है उसके अंदर आपको ऐसे लिखना है कि उनको भी ऐसा फील करवाना है हमें कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माओइस्ट या फिर लाल सलाम, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी। देन
प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बोली थी कि कश्मीर इशू कैन नॉट बी सॉल्व विद गाली और गोली, मतलब कटु वचन बोलने से और गोलियों से सॉल्व नहीं हो सकती, बट थ्रू गले मिल के एम्ब्रेस देम, राइट, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। देन आई फॉर इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यू नो दिस। टी फॉर ट्रेडिंग एस्टैब्लिश करो, जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाओ दोनों ही साइड्स के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाओ, मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं, देखो ये कैसे ट्रेडर्स जो है ना पूरे देश की डिप्लोमेसी को बदल देते हैं। ट्रेडर्स वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा? जब इनका ट्रेडिंग बहुत तगड़ा होगा, और इस प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं, राइट। अब अगर इन्हें शांति चाहिए, अगर दंगा रहेगा तो यहाँ पे जो है इनका ट्रेड अच्छा नहीं हो पाएगा, ट्रेड अच्छा नहीं होगा तो इनका प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। तो ये क्या करते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि शांति रहे, यहाँ पे शांति रहे, हमला ना करें, हमारा प्रॉफिट बनने दो। तो इस वजह से क्या होगा, इट विल फेवर द पीस ऑन द बोथ साइड। देन वाई फॉर यूथ एंगेजमेंट, यूथ को एंगेज करना ज़रूरी है, बिकॉज यूथ प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स। अगर यूथ चाहेगा तो यूथ कुछ भी कर देगा, फ्यूचर में यूथ ही तो है जो सब कुछ चीज़ें हैंडल करता है, राइट। आगे चल के यही तो जो है ना नेता बनेंगे, यही आगे चल के सब कुछ हैंडल करेंगे, यही ऑफिसर्स बनेंगे, यही कांस्टेबल्स बनेंगे। सो यूथ का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, फॉर्मुलेशन के अंदर, एक्शन के अंदर। सो दिस इज़ योर वे फॉरवर्ड ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपका हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हिंटरलैंड टेररिज्म के बारे में, राइट। अभी तक हमने डिस्कस किया था आपका जो है ना कश्मीर टेररिज्म। हमने 4 टेररिज्म के बारे में देखा था ना। कश्मीर पहला था कश्मीर, सेकंड है हिंटरलैंड, थर्ड इज़ योर नक्सलिज्म एंड फोर्थ इज़ योर नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी। ये 4 टाइप का टेररिज्म को हम देखेंगे इंडिया के अंदर। कश्मीर हमने देख लिया, हिंटरलैंड टेररिज्म को अभी हम देखेंगे, राइट। कोई बात नहीं, अभी नहीं देखते हैं इसको, चलो अभी देख लेते हैं। नक्सलिज्म नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हिंटरलैंड टेररिज्म ये किस बारे में बात करता है? जो देश के अंदर किसी हिस्से के अंदर नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जहाँ पर अगर टेररिज्म हो रहा है तो उसे बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म। डेवलप कैसे हुआ ये, इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट है ना, ये लोग डिमांड करना चाहते हैं कि सेपरेट जो है ना मतलब पंजाब को एज ए डिफरेंट नेशन घोषित कर दिया जाए। शुरुआत तो इसकी हुई थी करप्ट महंत से। जैसे जो गुरुद्वाराज हैं, जो आपके गुरुद्वारा हैं, जैसे करप्ट पंडित होते हैं ना, वैसे ही आपके गुरुद्वारा के अंदर भी करप्ट महंत बैठते थे, ठीक है। करप्ट महंत वो सारा पैसा खुद हजम कर लेते थे। तो अब क्या हुआ, अब इनको उखाड़ फेंकने के लिए एक मूवमेंट शुरू की गई, ठीक है, कि करप्ट महंत को हटा देंगे। और फिर इसके बाद इनकी जो गवर्नेंसशिप है वो दी गई गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। ये इनको हैंडल करने लगे। उस कमेटी में बहुत सारे लोग रहते थे, तो उस वजह से करप्शन के चांसेस कम हो गए। तो शुरू में तो ये थी आपकी करप्शन को दूर करने के लिए, बाद में धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप लेती गई, ठीक है। और आज ये जो है डिमांड करते हैं कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि खालिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेसेशनिज्म की बात करते हैं, सेपरेटिज्म की बात करते हैं, इंडिया से अलग जाने की। ओके, इसके बाद एक और है जिसे हम न्यू सर्ज करके बोलते हैं। जब अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद डाली गई, ठीक है, तो उसके मतलब उसके विरोध में बहुत सारे जो है ना ब्लास्ट भी हुए बम्बई में, ठीक है, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिएक्शनरी टेररिस्ट, ये एक मतलब रिएक्शनरी, जैसा हमने देखा था ना हिंदुइज्म के अंदर रिएक्शनरी टेररिज्म थी, वैसे ही जो मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए, दे वर द पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, ठीक है। एंड इससे जो है ना फिर इनके अपोजिट के अंदर जो अदर रिलीजन के जो रिएक्शनरी फोर्सेस थी, दे ऑल्सो अटैक्ड ऑन दैट, और फिर से ब्लास्ट हुए। तो ये चेन जो है ना एक बहुत ही विस्कस साइकिल का रूप ले गई थी, ठीक है। एक बार उस तरफ से ब्लास्ट होते, एक बार इस तरफ से ब्लास्ट होते, दोनों तरफ से जो है ना ब्लास्ट चल रहे थे। सो दैट वाज नॉट गुड एंड दिस प्रोवाइडेड अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ISI कि वो यहाँ पे बैठ के लोगों में अपनी मानसिकता को डाल सके, टेररिज्म, कम्युनलिज्म की भावना को भड़का सके। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हिंटरलैंड टेररिज्म। हाउ यू विल स्ट्रेंथन दिस इंटरनल टेररिज्म, जो हमने पहले डिस्कस किया था, सारे के सारे सेम पॉइंट हैं, कोई डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है। दिस इज़ योर हिंटरलैंड टेररिज्म, राइट। In the next video, we will check the Naxalism and your northeastern insurgency, right? Till that, have a nice day.